डिफिब्रिलेशन का मतलब है कि हार्ट को एक अनसिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोवाइड कराना। इसका पर्पस हार्ट की chaotic इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रोकना होता है ताकि हार्ट का जो नेचुरल पेसमेकर है वो दोबारा से कंट्रोल ले सके और नॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड रिदम को रिस्टोर किया जाए। अब डिफिब्रिलेशन सिर्फ दो शॉकेबल कार्डियक अरेस्ट रिदम्स के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहली है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड सेकेंड वन इज पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। एसिस्टॉल और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के केस में कभी भी डिफिब्रिलेटर का यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज ये एक नॉन शॉकेबल रिदम्स है जिसका ट्रीटमेंट हम हाई क्वालिटी सीपीआर और एप्रोप्रिएट मेडिकेशन से करते हैं। अब बात करते हैं पैड प्लेसमेंट की। अडल्ट में सबसे कॉमन पोजीशन होती है एंटीरियो लेटरल पोजीशन। एक पैड को राइट क्लेविकल के नीचे स्टर्नम के राइट साइड पर लगाया जाएगा और दूसरा वाला पैड है उसको चेस्ट के लेफ्ट साइड पर लेफ्ट निप्पल के नीचे मिड एक्सिलरी लाइन में बोल सकते हैं हम 5th to 6th इंटरकोस्टल स्पेस पर लगाएंगे। अब दूसरी पोजीशन आती है एंटीरियो पोस्टीरियर पोजीशन। इसमें एक पैड तो लगेगा लेफ्ट पेरिकॉर्डियम पर और दूसरा पैड लगेगा बैक पर। दोनों जो हमारे शोल्डर ब्लेड्स हैं उनके बीच में लगाया जाएगा। ये पोजीशन जैसे कि पेसमेकर है, किसी को आईसीडी है, डिफिकल्ट चेस्ट एनाटॉमी है या कार्डियोवर्जन है, उस दौरान में हम यूज करेंगे। 1 साल से प्यूबर्टी तक वाले बच्चों में हमेशा पीडियाट्रिक पैड यूज करना चाहिए अगर अवेलेबल हो तो। अगर पीडियाट्रिक पैड्स अवेलेबल ना हो तो अडल्ट पैड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मेक श्योर करना है कि दोनों पैड्स आपस में ओवरलैप नहीं करने चाहिए। अगर चेस्ट छोटी है तो उस केस में एंटीरियो पोस्टीरियर पोजीशन को यूज करें। अब इन्फेंट्स में देखते हैं, इन्फेंट्स में भी मोस्टली पीडियाट्रिक पैड्स ही प्रेफर किया जाता है। एक पैड लगेगा चेस्ट के सेंटर में और दूसरा पैड लगेगा बैक पर शोल्डर ब्लेड्स के बीच में। ठीक है, इसमें भी आप अडल्ट वाला यूज कर सकते हो इफ अगर इमरजेंसी है तो, बट दोनों पैड्स आपस में टच नहीं करने चाहिए। अब बात करते हैं शॉक एनर्जी की। अडल्ट्स में बाईफेजिक डिफिब्रिलेटर यूज करते वक्त शॉक हम देंगे 120 से 200 जूल्स पर। ठीक है, और अगर रिकमेंडेड सेटिंग्स नहीं पता हमें तो उस केस में हम 200 जूल ही प्रेफर करेंगे। अगला शॉक मतलब अगर और शॉक रिक्वायर्ड है तो उस केस में उसका आपका रहना चाहिए सेम या फिर उससे थोड़ा ज्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोनोफेजिक डिफिब्रिलेटर अगर प्रोवाइड कराना हो तो उस केस में हर शॉक 360 जूल का दिया जाएगा। बच्चों में पहला शॉक 2 जूल पर केजी का और उसके बाद वाला 4 जूल्स पर केजी और इसके बाद के जितने भी शॉक्स होंगे वो होने चाहिए एटलीस्ट 4 जूल्स पर केजी के अकॉर्डिंग। और जरूरत पड़ने पे हम इससे ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 100 जूल पर किलोग्राम से ज्यादा या फिर अडल्ट की जो मैक्सिमम एनर्जी है उससे ज्यादा नहीं प्रोवाइड कराना। शॉक देने से पहले मेक श्योर करें कि एवरीवन इज क्लियर, कोई भी पेशेंट या पेशेंट बेड को टच ना कर रहा हो। और सीपीआर को सिर्फ रिदम एनालाइज करने के लिए एंड शॉक डिलीवर करने के लिए कुछ सेकंड्स के लिए ही रोकना है। अगर पेशेंट में मेडिकेशन पैच लगा हुआ है तो उसको रिमूव करके स्किन को ड्राई करें और अगर चेस्ट हेयर्स बहुत ज्यादा हैं तो उस केस में उसको रेजर से शेव भी कर सकते हैं। और अगर पेशेंट के पास किसी भी तरह का पेसमेकर है या आईसीडी प्लेसमेंट से तो पैड को जो है डिवाइस से कम 8 सेंटीमीटर दूर लगाना है। शॉक देने के तुरंत बाद हाई क्वालिटी सीपीआर शुरू करना है और कम से कम 2 मिनट के लिए उसको कंटिन्यू करें। शॉक के बाद तुरंत पल्स चेक नहीं करनी, कंटिन्यू सीपीआर देना एटलीस्ट 2 मिनट्स के लिए। उसके बाद रिदम को रीअसेस करके अगला स्टेप डिसाइड करना है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो आपको याद रखना है। शॉक सिर्फ पल्सलेस वीटी और वीएफ के केस में ही प्रोवाइड करना है। अगर एसिस्टॉल या फिर पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है तो उसमें कभी भी शॉक प्रोवाइड नहीं करना चाहिए।